ये सब कुछ हमें एक्सप्लेन करना है। या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? वीडियो वगैरह ब्रेक तो नहीं हो रहा है? आ रही है सर, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट कर रखा है, उसमें थोड़ा सा मतलब उसके वाईफाई में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो शायद वो उसमें मुझे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ओके, इफ यू गेट एनी इशू इन वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी तो मुझे बता देना। तो बेसिकली यहाँ पर हमें अब इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। व्हाई ओनली सम पार्ट डिसोसिएट इनटू आयन एंड द रिमेनिंग पार्ट व्हिच इज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ हमें एक्सप्लेन करना है। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला अटेम्प्ट सबसे पहले दिया था 1892 में अल्फ्रेड वर्नर ने, जिन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला था। क्या? और ये जो थ्योरी उन्होंने सजेस्ट की थी, काफी बेसिक सी थ्योरी थी, फंडामेंटल थ्योरी थी। बहुत ज्यादा डेप्थ में इस थ्योरी में नहीं गए थे हम, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी थी तो उतना डेप्थ में हमें उस टाइम नॉलेज नहीं था। तो कुछ एक्सप्लेन किया अल्फ्रेड वर्नर ने, पहली थ्योरी हम देखेंगे। देन द सेकंड थ्योरी विल बी बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब ऑर्बिटल वगैरह का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ ना इन द ईयर ऑफ 1913 1915, जब ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पिक्चर में आ गई। There is overlapping of orbital, hybridization of orbital. So almost इसके 25-30 years के बाद वर्नर थ्योरी के ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, जो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। सिमिलर वे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। या इसीलिए मैंने बोला था इसमें पीरियोडिक और बॉन्डिंग का थोड़ा सा यूज आएगा, थोड़ा नहीं काफी यूज आएगा, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे बीच में तो खैर सभी ने अटेंड किया ही था, होप जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो रिवीजन लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर, सीएफटी, थर्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और फिर लास्ट थ्योरी होगी MOT, molecular orbital theory, which is not in our syllabus for coordination compound. MOT केमिकल बॉन्डिंग में था, वो भी बहुत कम मॉलिक्यूल्स के लिए था, होमोजेनियस मॉलिक्यूल अप टू एटॉमिक नंबर 10। उसके बाद फिर वो सब कुछ नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेंदी हो जाता है। हम यदि उसे डिटेल में पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे तो केमिस्ट्री, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री जितना उतना सिर्फ हम एमओटी में ही टाइम लग जाएगा, इसलिए वो इस लेवल पे बहुत डिटेल में नहीं होता। तो चार मेन थ्योरीज हैं, क्लियर। फर्स्ट थ्री थ्योरीज डिटेल में है हमारे सिलेबस में, फोर्थ बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है फॉर कोऑर्डिनेशन। चलो स्टार्ट करें हम फर्स्ट थ्योरी से, जस्ट 1 मिनट। वर्नर्स थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर 1892 में ये थ्योरी सजेस्ट किए थे। मैं थोड़ा सा इसके बेसिक पे जाता हूँ, क्या थॉट प्रोसेसिंग था, कैसे इसको डिराइव किया, कैसे इसके पोस्टुलेट एक्सप्लेन किए गए। अल्फ्रेड वर्नर, सर अल्फ्रेड वर्नर ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिसमें उन्होंने दो कंपाउंड लिए।
एक लिया CuCl3 और दूसरा लिया NH3, cobalt trichloride and ammonia, and then he added this cobalt trichloride and ammonia in various ratio 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, ऐसे different ratio में ऐड किया। और जब उन्होंने different ratio में ऐड किया, जो प्रोडक्ट बन रहे थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, the products are different, they are getting different color for the products. So on addition of different ratio of these two substance, जनरली होता है हमने दो रिएक्टेंट को ऐड किया, रिएक्टेंट का रेशियो भले हम अलग ऐड कर रहे हो बट वो तो जिस रेशियो में रिएक्ट करते हैं उसी में करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो रहा था। अलग अलग रेशियो में ऐड करने पे अलग अलग रेशियो में वो रिएक्ट भी कर रहे थे और अलग अलग प्रोडक्ट का कलर भी दे रहे थे। मतलब कलर डिफरेंट होना डेफिनेटली उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा होगा प्रोडक्ट की, तभी वो कलर में डिफरेंस आ रहा होगा। लिखता हूं मैं पूरा बोर्ड पर। सभी के कलर्स भी लिख दिए हैं उनके नीचे। कॉपी कर लिया है कितना? डन सर।
देखो, he prepared various compound using this two in by adding in different molar ratio 1:6, 1:5, 1:4, 1:3. कुछ एडिशन कंपाउंड बने। एडिशन कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे जो बनना था वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना था और डिफरेंट कलर मिल रहे थे। अच्छा, इतना तो अल्फ्रेड बर्नर को उसी टाइम में समझ में आ गया कि कुछ ऐसा एडिशन कंपाउंड बनने डिफरेंट रेशो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने अपने तरफ से भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है। ये अल्फ्रेड बर्नर को एकदम से क्लिक नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ है, तो उसने जब और डिटेल में स्टडी की फिर ये कुछ ब्रैकेट, आउटसाइड ब्रैकेट, ये सब कुछ सजेस्ट किया था। इनसाइड ब्रैकेट मींस व्हिच कैन नॉट डिसोसिएट, एनीथिंग प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट व्हिच कैन डिसोसिएट। तो ये जो कुछ चीजें ब्रैकेट के बाहर, कुछ चीजें ब्रैकेट के अंदर, ये उसने कुछ टाइम के बाद जब और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तब इसको सजेस्ट किया। अब वो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किए। कलर उसने ऑब्जर्व किए, कलर हम देख सकते हैं। हमने दो चीजों को ऐड किया, अलग अलग कलर दिख रहे हैं हमें, कैन विजुअलाइज देम इजीली। क्लियर? तो अब हम आते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, HCl को ऐड करते हैं। कोई बता सकता है इनमें से ऐसा क्या दिख रहा है जो HCl से रिएक्ट कर सकता है? क्या ये HCl से रिएक्ट कर सकता है? हाँ। और क्या बनाए? Yes. Ammonium chloride. NH4. NH4Cl. Which color fumes? Dense white fumes. Dense. Dense white fumes. क्लियर? कुछ जैसे बोले क्लाउडी काइंड ऑफ हो जाता है, जैसे क्लाउड नहीं होता, डेंस व्हाइट वैसा कुछ दिखता है। तो अब हमें एक्सपेक्टेड ये था, इसमें अमोनिया ऐड किया, ये बना होगा। चलो हम इसमें HCl ऐड करके देखते हैं। जब HCl इसमें ऐड किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया, there is nothing like white fumes of NH4Cl. On addition of HCl, we do not get white fumes of NH4Cl. हमें NH4Cl के white fumes नहीं मिले। Is that okay? Yes, sir. इसका क्या मतलब हुआ? अल्फ्रेड बर्नर ने, चलो अल्फ्रेड बर्नर छोड़ो, तुम खुद ही साइंटिस्ट हो, तुम बताओ। मैं इसमें HCl ऐड कर रहा हूँ and I am not getting NH4Cl. मैं क्या इंटरप्रेट करूँगा? सर वो कोऑर्डिनेशन पेयर डिसोशिएट ही नहीं हुआ। मतलब NH3 तो है, बट NH3 में भी पॉसिबल इतना ज्यादा बाउंडेड है सेंट्रल एटम से, किसी भी सब्सटेंस से, कि वो HCl के लिए फ्री अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले अल्फ्रेड बर्नर ने क्या किया, यहाँ पर जितने भी अमोनिया थे उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया कोबाल्ट के साथ। क्लियर? क्योंकि उसे NH3 का टेस्ट नहीं मिल रहा था।
हो गया कॉपी? Done, sir. चलो, पहला तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. सेकंड, ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 excess we get 3 to 10 moles of AgCl respectively. यहाँ पे 3 मोल AgCl के मिल रहे थे, मतलब 3 क्लोरीन अवेलेबल थे रिएक्शन के. Here 2 chlorines are available, here 1 chlorine is available, here 0 chlorines are available. तो जितने भी क्लोरीन अवेलेबल थे वर्णन ने उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा. जो रिएक्शन के लिए अवेलेबल है उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, जो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया वर्णन. तो सिंपल सा थॉट प्रोसेसिंग था. जो रिएक्शन के लिए अवेलेबल है चलो वो बाहर कर दो, जो नहीं है उन्हें ब्रैकेट में बंद कर दो कि वो किसी से रिएक्ट ना कर पाए. समझ में आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक आइडिया क्या है, क्यों इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है. और ये वर्णन ने 1892 में सजेस्ट किया था, जो हम आज भी यूज कर रहे हैं. वर्णन थ्योरी इज नॉट 100% करेक्ट, कोई भी थ्योरी 100% करेक्ट, बट स्टिल हम उन्हें पढ़ते हैं, यूज करते हैं काफी. इज दैट ओके? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? हम पोस्टुलेट्स पे चले वर्नर के. ये तो कुछ वर्नर ने ऑब्जर्वेशन लिए, अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने अपनी थ्योरी सजेस्ट की. चलो राइट डाउन पोस्टुलेट्स. Werner theory postulates. First one, there are two types of valency for the central atom: primary valency and the secondary valency. Primary valency, it is correspond to oxidation number, and this is correspond to coordination number. जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसे हम प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसे सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे. दो वैलेंसी क्यों डिफाइन की गई? जनरली काफी एटम्स होते हैं, हम बात करें AlCl3, एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मे भी पॉसिबल दोनों सेम हो, और मे भी पॉसिबल कि वो दोनों अलग हो. इसलिए दो अलग अलग टाइप के, एक तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसके टर्म्स में वैलेंसी, एक कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है उसके टर्म्स में वैलेंसी. इज दैट ओके? यस सर. Primary valency is satisfied by ions, in general negative ions, but yes positive ions भी होते हैं.
क्लियर? हमने देखा है कुछ लिगेंड्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस होंगे, जनरली नेगेटिव होंगे क्योंकि सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से, while secondary valence is satisfied by ligands जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। सर वो इन जनरल के बाद क्या है? नेगेटिव, इसको पूरा लिखोगे इन जनरल नेगेटिव आयन, इन जनरल NiN कर दो बस। इट कैन बी केटायन आल्सो बट जनरली एनायंस होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो दोनों पॉइंट समझ में आएंगे। एक तो जो भी हमने देखा था वही ले लेते हैं। चलो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा इसकी प्राइमरी वैलेंसी, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल एटम पर कोबाल्ट पर? +3 +3 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, प्राइमरी वैलेंसी +3 है, which is satisfied by 3 chloride ion, is that okay? yes sir सेकेंडरी वैलेंसी बता दो। 6 6 which is satisfied by 6NH3 क्लियर है उतना? yes sir इसका बताओ मुझे प्राइमरी वैलेंसी से ये एज इट इज लिखना है तुम्हें, गिविंग यू 1 मिनट, राइट इट फास्ट। प्राइमरी वैलेंसी satisfied by, One. सेकेंडरी वैलेंसी satisfied by। सर प्राइमरी वैलेंस 1 गलत है, 2 Plus है। three. लिखो एक्चुअली मैं तुमसे +3 इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है, मतलब इतना पूरा, क्योंकि वो तुम थोड़ा थोड़ा बताओगे पूरा, एक बार ट्राई करो। चेतना का मैसेज था वीडियो ब्लर हो रहा है, क्या वीडियो ब्लर है? clear है sir चेतना तुम्हारे इन पे शायद थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। ये एक Cl- इस पे चार्ज भी क्रिएट कर रहा है, ये Cl- इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है इसके साथ, तो ये प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट होगा और सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट होगा। इट शोज 12 कैरेक्टरिस्टिक। या
यस सर। सर डुअल कैरेक्टर वाली बात रिपीट कर दीजिए ना। पीवी सीएल एसवी सीएल, क्या ये दोनों वैलेंसी में आ गया है? यस सर। क्लियर? हाँ सर अब क्लियर है। अच्छा बताओ कौन से जो आयन है वो आयोनाइज होंगे, कौन सा पार्ट आयोनाइज होगा? जो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है, जो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच? प्राइमरी। सेकेंडरी। प्राइमरी ना, सेकेंडरी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है, कोऑर्डिनेट कौन बना है? वो तो डीएटएच अटैच, मतलब जब सॉल्यूशन में एक्ट होंगे दे विल नॉट आयोनाइज। लिखो कौन सा पोस्टुलेट चल रहा था, सेकंड था थर्ड था? जो भी है नेक्स्ट लिख लो, आई डोंट नो Second. थर्ड है कि फोर्थ। सेकंड था सर। नेक्स्ट पोस्टुलेट, लिगेंड, लिगेंड मत लिख लो तो अंदर ही आएगा। आयंस अटैच्ड विद प्राइमरी वैलेंसी कैन ionize, ions attached with primary valency, तुम लिख सकते हो PV primary valency को, attached with primary valency can ionize while ligands slash ions attached with secondary valency do not ionize, while ligands ions attached with secondary valency do not ionize. प्राइमरी वैलेंसी से जो अटैच है वो आयोनाइज हो गए, सेकेंडरी वैलेंसी से जो अटैच है वो आयोनाइज नहीं होंगे। हाँ कोई दोनों से अटैच है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर होगा, आयंस भी है, चार्ज भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो वो आयोनाइज नहीं। डुअल वाला डू नॉट आयोनाइज इस कैटेगरी में जाएगा। सिंपल सा है पॉइंट है, तो डेफिनेशन ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, whichever present in square bracket will not ionize, whichever present outside the square bracket will ionize. Yeah? Yes sir. Next postulate, fourth one. The secondary valency are directional and are responsible for isomerism. Primary valency are non-directional and represented by dash, and secondary valency represented by solid line. कोई बता सकता है फोर्थ पॉइंट का क्या मतलब होगा? कौन से बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं, कौन से बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड में कौन सा डायरेक्शनल है, कौन सा नॉन डायरेक्शनल है? कोवेलेंट। कोवेलेंट। क्या है? डायरेक्शनल है कोवेलेंट।
डायरेक्शनल। क्या ये जो अंदर बॉन्डिंग है इसके ब्रैकेट के, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, सो दे आर डायरेक्शनल। एंड व्हाटएवर प्रेजेंट आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट दे आर आयोनिक बॉन्ड्स, आयंस बना देते हैं वो वापस से सॉल्यूशन में, दे आर बेसिकली नॉन डायरेक्शनल। समझ में आ रहा है फोर्थ पॉइंट। और डायरेक्शनल बॉन्ड को हम बेसिकली जो प्राइमरी एंड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड हैं उन्हें हम डैश लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो आयोनिक बॉन्ड है डैश लाइन, कोवेलेंट बॉन्ड है सॉलिड लाइन। So विधि इज देयर, विधि। Yes, sir. पढ़ो 6 पॉइंट क्या लिखा है। In all cases, metal or ion should satisfy primary and secondary valency both. Some negative ion can satisfy both, represented by dash or solid line. सो बेसिकली यदि कोई ड्यूअल वैलेंसी शो कर रहा है तो उसे सॉलिड और डैश दोनों लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका एग्जांपल तुम्हें जस्ट दिखेगा अभी, तुम देखोगे इसका एग्जांपल यहाँ पर। कुछ सॉलिड लाइंस हैं, कुछ डैश लाइन है, क्लियर इस केस। बट इस केस में एक भी ड्यूअल नेचर वाली लाइन नहीं। इसका जो फॉर्मूला है वो है CONST6Cl3। देयर इज नो वैलेंसी व्हिच कैन शो ड्यूअल नेचर। यहाँ पे ड्यूअल नेचर कोई भी शो नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पर। यहाँ पर एक Cl है अंदर जो ड्यूअल नेचर शो कर रहा है। सो ये ड्यूअल नेचर को हम सॉलिड और डैश दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो यहाँ पे किया हुआ है। क्या समझ में आया है वाला पॉइंट क्या लिखा है। जो सेकेंडरी Yes. वैलेंसी है मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है, सॉलिड लाइन। जो आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है डैश लाइन। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होने के बाद भी चार्ज है जिस पर, which is not the neutral, उसको सॉलिड कम डैश लाइन से डिनोट कर। चलो लिख लो, एक पॉइंट लिखना है तो 6 वाला। हाँ कुछ बोल रहे थे शिवम। सर फोर्थ पॉइंट में आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था सेकेंडरी वैलेंसी, तो वो कैसे होगा सर? आइसोमेरिज्म पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा है अब तक, पहले तो बताओ मुझे। सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म चल रहा है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म चल रहा है, उसमें कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट है आयोनिक? कोवेलेंट। कोवेलेंट। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म किस टाइप की बॉन्डिंग होगा, कोवेलेंट या आयोनिक? हाँ सर कोवेलेंट। समझ में आया? क्लियर है आयोनिक सर। बॉन्ड में तो डायरेक्शन होता ही नहीं, कहीं से भी दे लो तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग में फर्क पड़ता है किस एंगल पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, अरेंजमेंट। ठीक है। यस सर।
हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. ये भी कॉपी करना है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। हो गया? No, sir. No, sir. चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में लेक्चर नोट्स में लिखना है। Which of the following will exhibit maximum molar conductance? I think conductance वर्ड सभी को समझ में आता होगा, राइट? Why answer is A for this question? Can anyone explain? सबसे जब ज्यादा कंडक्टिंग पावर A का क्यों होगा? जब वो डिसोशिएट करेगा तो सबसे ज्यादा आयंस बनेंगे। और सबसे ज्यादा आयंस होंगे तो सबसे ज्यादा चार्ज का मूवमेंट, मैक्सिमम कंडक्टेंस। ए ऑप्शन में टोटल 5 आयंस मिल रहे हैं, 4k प्लस और एक कॉम्प्लेक्स आयन। सेकंड केस में टोटल 4 आयंस, थर्ड केस में 3 आयंस और फोर्थ केस में 0 आयंस। सबसे ज्यादा आयंस मिल रहे हैं ए ऑप्शन में, मैक्सिमम कंडक्टेंस। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. The complex CrH2O4 Br2Cl give the test for, किसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा? इस जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट? Square Square bracket. bracket के बाहर बाहर प्रेजेंट है। आंसर क्या होगा? Cl minus. Cl minus। ठीक है, चलो ये मत लिखो भले ही। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा।
A compound is made by mixing cobalt 3 nitrate and potassium nitrate solution in the ratio 1:3. The aqueous solution of the compound showed 4 particles per molecule, where molar conductivity reveals the presence of 6 electrical charge. Formula of the compound is, lecture notes में लिखना है, एग्जांपल के फॉर्म में ये क्वेश्चन. आगे आंसर. कॉपी कर लिया था सभी ने. टोटल द सॉल्यूशन इन द रेशियो 1:3. तो 1:3 में होना चाहिए. उसके बाद 6 इलेक्ट्रिकल चार्ज होने चाहिए हमारे पास. सी ऑप्शन दिख रहा है जिसपे 3K प्लस आयन +3 -3 टोटल 6 चार्ज आ रहे हैं. क्लियर. और 1:3 रेशियो 1 एनायन 3 केटायन 1:3 रेशियो भी आ रहा है इसमें. मतलब अच्छा पोटेशियम नाइट्रेट उसको 1:3 मिला है तो वो भी मैच कर रहा है. KNO3 और KNO2 3 KNO2 ऐड किए और एक CONO2 होल थ्राइस ऐड किया. चेक करो आंसर समझ पा रहे हो. सी क्यों होगा या मैं और एक्सप्लेन करूं इससे बोर्ड पर. Am I audible or not? ऑडिबल सर. क्लियर है क्वेश्चन. सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए. A compound is made by CO3 plus nitrite, मतलब CONO2 whole thrice, CO3 plus nitrite and potassium nitrite KNO2 in the ratio 1:3. इसको 1 और इसको 3 रेशियो में ऐड किया है हमने. क्लियर. The aqueous solution of the compound showed 4 particles per ions. मतलब 4 पार्टिकल्स मिलने चाहिए. 3K प्लस 3 नाइट्रेट 6 और 9 पार्टिकल्स मिल रहे हैं. इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा होगा. तो यहाँ से ये तो क्लियर है, या तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा. अब सी में देखते हैं क्या 4 आयंस सी में मिल रहे हैं. यस. क्या डी में 4 आयंस मिल रहे हैं. नो. और डी में तो सिर्फ 2 ही आयंस मिल रहे हैं. तो सी वाला अभी तक एप्रोप्रिएट आ रहा है. ए बी डी एलिमिनेट कर दिए. एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, द प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रिकल चार्ज. मुझे बताओ क्या इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं. 3K प्लस एंड 3 माइनस और here +3 -3 6 इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल 6 इलेक्ट्रिकल चार्ज. अभी क्लियर है क्वेश्चन. हाँ यस सर. चलो बुकलेट डाउट
एक सेक्शन ए दिया था राइट होमवर्क में। हाँ पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट 1 डाउट्स, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। चेतना A3 का F EDTA 3 माइनस, हाँ अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका 5। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसकी डेंसिटी थी 6 जो हमने लेक्चर नोट्स में देखा था। अब एक आता है EDTA 3 माइनस, हम इसको 3 माइनस कर देंगे। इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, यहाँ पे क्या होगा, एक एसीटेट ग्रुप कम हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब डेंसिटी 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया, तो इसकी डेंसिटी 5। इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, EDTA दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, बट चार्ज से हमें पता लगता है कि वो ट्राई या टेट्रा है। कुछ भी नहीं दिया है तो फिर टेट्रा कंसीडर करना होगा। क्लियर है A3 का F? हाँ सर। ये और किसी बच्चे का डाउट नहीं है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, सॉल्व किया है नहीं किया? कितने बच्चों ने सॉल्व किया है पार्ट सेक्शन ए दोनों पार्ट का? हाँ खड़े करो जल्दी से, रेज योर हैंड फास्ट। 50% बच्चे अभी भी ये कंडीशन है, क्या कर रहे हो तुम? सेक्शन है 5-10 क्वेश्चन होमवर्क में दिए नहीं थे मैंने। करो टाइम पे, तुम्हें IIT निकालना है नहीं निकालना है, क्या करना है? आयुष, अजिंक्य, अंकित, भार्गव, हर्ष, क्या कर रहे हो तुम लोग? नयन, निशांत, यश, सायमा, टाइमली सॉल्व करो। बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दिया जा रहा, ज्यादा भी दिया जा रहा है तो करना है, मेरे पास ऑप्शन थोड़ी है। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग से यदि तुमने होमवर्क नहीं किया तो फिर तो चैप्टर खत्म सा हो जाता है। लास्ट में चलो कभी कभी होता है कि एक्सरसाइज 2 के 2 पार्ट छूट गए थे तो हमने उसको बाद में कर लेंगे, वो चल जाएगा, बट तुम स्टार्टिंग का ही नहीं करोगे तो आगे क्या समझ में आएगा? ओके, A4 का C। सिर्फ चेतना से डाउट आया मुझे और किसी से डाउट नहीं है, मतलब किसी और का कोई डाउट ही नहीं था। चेतना A4 के C में C2O4 2 माइनस ऑक्सीडेट आयन में 2 ऑक्सीजन को 2 सल्फर से रिप्लेस कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम। तो ये दोनों डोनर साइड, जो पहले ऑक्सीजन था सल्फर डोनर साइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो पार्ट 2 डाउट्स
section A. Doubts of part 2, section A. A9. -1. क्रोमियम 3 दे रखा है ब्रैकेट में, दैट मींस क्रोमियम इज इन +3. C2O4 पे -2 चार्ज है, 2 C2O4 2 into -2. H2 पे 0 सबको ऐड किया तो -1 आ रहा है. नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज -1. क्लियर? A3. Answer is complex salt. Example. इसमें दो मेटल आयन है, K प्लस Fe3 प्लस. K प्लस का टेस्ट मिलेगा बट Fe3 प्लस का नहीं मिलेगा. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट A3 अमोग. क्लियर है? आयुष का सेक्शन 2A7. आंसर इज बी. कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. कॉपर का +1, इसका -4, तभी तो -3 आ रहा है नेट. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर A7. चलो, कोई डाउट? क्लियर है इतना? हम सेक्शन डी पे आ जाते हैं. We still have some time. जल्दी से सर। सेक्शन डी. यस सर A9 में आपने C2O4 पर चार्ज कैसे निकाला? C2O4 ऑक्सिलेट आयन है तो पता ही है निकालना क्या है. क्लास में नहीं लिखा है C2O4 और इसका चार्ज और डेंसिटी 2 सब कुछ तो लिखा ही है. हाँ सर. वो हमने इसलिए तो कॉलम बनाया था, चार्ज इसलिए ही बनाया था, हमें पता होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भेज दे. C2O4 लिखा है तो 2- है या नहीं, हमने तो C2O4 2- लिखा. तो जहां भी C2O4 होता है वो C2O4 2- ही होता है. ठीक है? हाँ सर. चलो, वर्नर थ्योरी सेक्शन सी. इसमें C1 C2 तुम नहीं कर पाओगे. बाकी टोटल 7 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव 7 मिनट्स. चलो देखते हैं 7 मिनट में 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. C3 to C9 पार्ट 2 एंड डोंट सी द आंसर. क्वेश्चन पढ़ते जाओ, रफ अपने साइड में एक पेज पे आंसर लिखते जाओ, उस पर टिक मत करना बुक पे. C3 to C9. लेट्स सी. 7 क्वेश्चन 7 मिनट.
जिसने सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए वो आंसर की चेक करना और ये देखना 7 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट हैं, और जितने भी करेक्ट होंगे उतने टाइप करना, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, 7 करेक्ट, 6 करेक्ट, बट पहले अटेम्प्ट कर लेना। Part all correct, Atharv 5 correct, Shivam all correct, Nidhi 5 correct। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन में भी पॉसिबल एक दो तो मैं इसमें से डाउट हूँ, बट स्टिल जो गलत तूने किए एक बार वापस उन्हें रीअटेम्प्ट करना, फिर डिस्कस करेंगे हम उन्हें। और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन C1 C2 डाउट है, C3 C4 अभी कवर नहीं हुए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला पार्ट। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं आज, C1 C2 अगेन यू हैव इनफ टाइम, क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यू हैव इनफ टाइम फॉर द रिवीजन। जैसा कल पीटीएम में बोला गया कि हमें एटलीस्ट 1.5 to 2 days ऑन एन एवरेज, मैं नहीं बोलूं कि कंटिन्यूस रख लो, तुम या तो डेली बेसिस पे दो या 2 दिन पूरे दे दो, तो ये तुम रिवीजन में ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो टाइम। और अब जब रिवीजन करना है तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के एचएलपी के हाई लेवल प्रॉब्लम वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, तो धीरे धीरे चीजें फिर बनी रहेंगी, नहीं तो सब साफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट कब है? हाँ, तुम्हारा प्लानर शेयर नहीं किया गया ना अभी, रुक जाओ, मेरा मोबाइल का मैं प्लानर शेयर कर देता हूँ, कोटा से कब है उसमें वो भी पता लग जाएगा, और सेंटर लेवल पे भी लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट का आज डिस्कशन करके या तो एक टेस्ट रख लेते हैं पूरे 11th का सिलेबस या 12th का जो तक जैसा भी कवर हुआ है सिलेबस उसमें अपडेट किया जाएगा। यदि नेक्स्ट संडे, कल तो संडे हो गया, इसके बाद वाले संडे की कोटा से टेस्ट नहीं, तो एक टेस्ट लोकल लेवल पे जरूर होगा। क्या नासिक से लेंगे फिर एक टेस्ट। यस सर अभी लेक्चर के बाद तुरंत लिंक शेयर कर दीजिए ना सर, रिकॉर्डिंग की। ठीक है, वैसे इसकी लिंक रिकॉर्डिंग की मैं शेयर कर सकता हूँ, बट ये मेरे पास और भी प्रॉपर वे में रिकॉर्डेड है लास्ट ईयर के, मैं वो लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ सर, यही करना है, क्या करना है? सर दोनों देख